नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6। अध्याय का नाम है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 5 इंडिया अर्थात भारत पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वास्तव में कई मायनों में एक अनूठी सभ्यता थी। एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता है जहां धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। संक्षेप में हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। बी लाल। महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। सभ्यता क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थीं? सभ्यता क्या है? गांव से नगर। सरस्वती नदी। नगर योजना। मोहनजोदड़ो का महास्नानागार। जल प्रबंधन। धौलावीरा में चट्टान को काटकर बनाया गया 33 मीटर लंबा विशाल जलाशय। हड़प्पा वासी क्या खाते थे? सक्रिय व्यापार। लोथल में विशाल बंदरगाह। प्राचीन जीवन। अंत अथवा नई शुरुआत। आगे बढ़ने से पहले अब है प्रश्न क्रियाकलाप और परियोजनाएं। अब हम इसके सवालों को हल करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न। पृष्ठ 85। प्रश्न 1, सभ्यता क्या है? उत्तर है सभ्यता मानव समाज की उन्नत अवस्था है। इसमें पर्याप्त भोजन, नियोजन के साथ नगरीकरण, लेखन प्रणाली, संस्कृति की स्वतंत्रता होती है। सभ्यताओं में शासन और प्रशासन, व्यापार का कोई न कोई रूप होता है तथा आंतरिक और बाह्य तथा विभिन्न प्रकार के शिल्प जैसे पत्थर या धातु और आभूषण और उपकरण, कृषि उत्पादकता भी होते हैं। प्रश्न 2, भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता थी। प्रश्न 3, उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थीं? उत्तर है हड़प्पा संस्कृति की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। सड़कों और जल निकासी प्रणालियों के साथ अच्छी तरह से नियोजित शहरों का निर्माण करना, जल प्रबंधन के लिए कुओं और जलाशयों जैसे प्रणाली विकसित करना, अनाज, दालें, सब्जियां, फल और कपास उगाई, पाले गए पशु, मिट्टी के बर्तन और आभूषण सहित सुंदर शिल्प और व्यापारिक वस्तुएं बनाना, एक लेखन प्रणाली का होना, भले ही आज हम उसे पढ़ नहीं सकते। आइए विचार करें। पृष्ठ 86। प्रश्न 1, ऊपर बताई गई विशेषताओं में आप किसे मूलभूत विशेषता मानते हैं? अर्थात ऐसी विशेषता जो अन्य सभी के विकास के लिए अनिवार्य है। उत्तर है सबसे बुनियादी आवश्यक विशेषता है कृषि। प्रारंभिक मानव केवल भोजन के कारण जीवित रहता था। उसके पास कोई अन्य आधुनिक सभ्यता नहीं थी। यदि उसके पास इतनी कृषि उत्पादक है
कि वह न केवल गांवों को बल्कि शहरों को भी भोजन दे सके। सभ्यता की अन्य आवश्यक विशेषताएं कम से कम निकट भविष्य में विकसित होंगी। आइए पता लगाएं पृष्ठ 87। ऊपर दी गई सूची में प्रत्येक विशेषता के लिए क्या आप उस समय के समाज में विद्यमान व्यवसाय और रोजगार की सूची तैयार कर सकते हैं? उत्तर है सरकार, शासक, अधिकारी, प्रशासक, न्यायाधीश और सलाहकार। नगरीकरण, नगर योजनाकार, निर्माणकर्ता, इंजीनियर और वास्तुकार। स्वास्थ्य, डॉक्टर, नर्स, निदान। शिल्प, कुम्हार, धातु और लकड़ी के कारीगर और बुनकर। सांस्कृतिक में महाकाव्य, स्थापत्य, साहित्य। व्यापार में व्यापारी और व्यावसायिक। लिखना में लेखक और रिकॉर्ड रखने वाला। कृषि, किसान और मजदूर। पुजारी, पंडित और यज्ञ। ध्यान रखें पृष्ठ 88। प्रश्न 1, वर्तमान में सभ्यता के निवासियों को हड़प्पा या हड़प्पावासी क्यों कहते थे? उत्तर है दुनिया में पाई जाने वाली सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा है। हड़प्पा इस शहर का नाम है, इसलिए शहर के निवासियों को हड़प्पावासी कहा जाता है। आइए पता लगाएं पृष्ठ 89 और 90। इस सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों को मानचित्र चित्र 6.3 में दर्शाया गया है। क्या आप कक्षा में गतिविधि के माध्यम से इन दर्शाए गए नगरों को अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दिए गए आधुनिक राज्यों एवं प्रदेशों के साथ मिलान कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हड़प्पा नगर और आधुनिक राज्य या प्रदेश जैसे कि धौलावीरा गुजरात, हड़प्पा पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, मोहनजोदड़ो सिंध, राखीगढ़ी हरियाणा। पृष्ठ 93। आइए पता लगाएं प्रश्न 1, अंतिम 2 व्याख्याओं के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या आप कोई अन्य व्याख्या सोच सकते हैं? ध्यान दीजिए कि इस विषय में हमारे पास इतिहास के अन्य स्रोत नहीं है, जैसे न कोई शिलालेख, न कोई ग्रंथ और न ही किसी यात्री का विवरण। उत्तर है यह तालाब घनी आबादी वाले शहर में स्थित था। यह छोटे छोटे कमरों से घिरा हुआ था। इसमें एक में कुआं भी था, इसलिए इसका इस्तेमाल पर्यटकों या व्यापार के लिए शहर में आने वाले लोगों के समूह द्वारा किया जाता था। आइए पता लगाएं पृष्ठ 95। कक्षा की गतिविधि के रूप में किसी फीते से अपनी कक्षा, विद्यालय के गलियारे या खेल के मैदान की लंबाई मापें। इस लंबाई की तुलना धौलावीरा के सबसे विशाल जलाशय की लंबाई से कीजिए। उत्तर है कक्षा की लंबाई 7.3 मीटर है, जो धौलावीरा से 10 गुना छोटी है। आइए विचार करें पृष्ठ 96। प्रश्न 1, जलाशयों के इस प्रकार के निर्माण के लिए आवश्यक श्रमिकों की बड़ी संख्या के बारे में सोचिए। आपके विचार से उनके कार्य को सुनियोजित करने के लिए निश्चित निर्देश किसने दिए होंगे? आपके विचार से उन्हें उनकी मजदूरी के लिए भुगतान कैसे किया गया होगा? संकेत, उस समय आज की तरह मुद्रा का प्रचलन नहीं था। चूंकि समय समय पर जलाशयों की सफाई करना आवश्यक था, इसलिए क्या उनके रखरखाव के लिए कोई स्थानीय प्राधिकारी थे? इस नगर के शासक और नगर प्रशासक के बारे में इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं? कल्पना कीजिए और अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। पुरातत्ववेताओं भी इस प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं और उनके उत्तर सदैव निर्णायक नहीं होते। उत्तर है शहरी स्तर पर एक प्रकार की सरकार ने उनके काम को संगठित किया और एक पर्यवेक्षक जो जलाशयों के ऐसे नेटवर्क का निर्माण करने में विशेषज्ञ था, उन्हें सही निर्देश देता था। उन्हें वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया। वस्तु विनिमय प्रणाली पैसे का उपयोग किए बिना वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करने की एक विधि है। अपनी सेवाओं के बदले उन्हें सामान मिलते थे, उदाहरण के लिए भोजन, कपड़े, जमीन आदि। हाँ, उनके रख रखाव के लिए कुछ स्थानीय प्राधिकारी मौजूद थे। शहर के शासक के पास पर्याप्त धन था। वह जल संसाधन प्रबंधन और उसकी सफाई अथवा जल निकासी व्यवस्था के महत्व को समझता था। नगर निगम के अधिकारी जलाशय बनाने में सक्षम थे। अब आगे है, आइए पता लगाएं पृष्ठ 97। प्रश्न 1, मान लीजिए कि आप हड़प्पा संस्कृति के घर में खाना पकाते हैं। आप ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर कौन से व्यंजन बनाएंगे? उत्तर है व्यंजक और व्यंजन के लिए आवश्यक सामग्री: पुलाव, चावल, मांस, हल्दी और अदरक। रोटी और दलिया, जौ, गेहूं, बाजरा। केले का शेक और सब्जी, दूध, केला और सब्जी। करी और टिक्का, मांस और मछली। दूध केक, बर्फी, दही, पनीर, कलाकंद दूध से। खीर दूध और चावल से। आइए पता लगाएं पृष्ठ 99। प्रश्न 1, कुछ लोग
संकेतों के साथ हड़प्पा की इन 3 मोहरों को देखते हुए आपके मन में क्या विचार आता है? क्या आप इनकी कोई व्याख्यान देना चाहते हैं? अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। उत्तर है, इन तीनों हड़प्पा मोहरों और कुछ लेखन चिन्हों को देखकर मेरे मन में यह विचार आया, वे मोहर बनाना जानते थे जो लगभग 5000 साल पुरानी है और अभी तक क्षतिग्रस्त नहीं हुई हैं। उनमें पत्थर पर नक्काशी करने का कौशल था। उनके पास पत्थर पर नक्काशी करने के औजार थे। उनमें लेखन कौशल था। उन्होंने जानवरों के आकार की पहचान की। हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और लगभग 500 साल पुरानी है। मेरी व्याख्याओं के अनुसार यह आनुवांशिक परिवर्तन या काल्पनिक चित्र या चित्र को और अधिक सुंदर बनाने के लिए हो सकते हैं। आइए विचार करें। पृष्ठ 102 प्रश्न 1, क्या आप उन गतिविधियों और जीवन के पक्षों का पता लगा सकते हैं जो हड़प्पा वासियों के लिए महत्वपूर्ण थे? उत्तर है, कांस्य दर्पण। कांस्य एक मिश्र धातु है जो धातु, तांबा और टीन को मिलाकर बनाया गया। वस्तुओं को देखने के लिए कांस्य दर्पण का उपयोग किया जाता था। उनके पास तकनीकी ज्ञान था। टेराकोटा घड़ा भंडारण और सजावट के लिए प्रयोग किया जाता था। भार तौलने का पत्थर मापने के लिए प्रयोग किया जाता था। कांसे की छेनी धातु जैसी कठोर सामग्री काटने और तेज करने के लिए। खेल बोर्ड, टेराकोटा सीढ़ी, नाचती हुई लड़की लोगों के मनोरंजन के लिए। पुजारी राजा नमस्ते, सम्मान दिखाना, आध्यात्मिक पहलू। मोहरें बर्तनों पर डिजाइन। मोहरें और बर्तनों पर डिजाइन उनकी कलात्मक क्षमता को दर्शाता है। आइए पता लगाएं। पृष्ठ 102 प्रश्न 1, लोथल के पात्र पर दर्शाई गई कहानी को पूरा कीजिए। आपके विचार से इस कहानी को 4000 से अधिक वर्षों से क्यों याद किया जाता रहा है? उत्तर है, पानी की तलाश में क्या प्यासा कौवा एक घड़ा पाता है जिसमें पानी का स्तर कम होता है। वह पानी नहीं पी पाता। वह घड़े में एक एक कंकड़ डालता है। पानी का स्तर बढ़ जाता है। वह पानी पीता है। यह कहानी 4000 से ज्यादा सालों तक याद रखी गई। इसका एक नैतिक संदेश है, समस्याओं से घबराओ मत, शांत रहो, सोचो, समाधान है, पानी के बिना जीवन नहीं। प्रश्न 2, नर्तकी की लघु प्रतिमा पर विचार कीजिए। पूरी बाह को ढकने वाली उसकी उन चूड़ियों को ध्यान से देखिए जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में अभी भी महिलाएं पहनती हैं। इस अध्याय में आपने और कहाँ इन तरह की चूड़ियों को चिन्हित किया है? इनसे हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? उत्तर है, नृत्य करती लड़की की मूर्ति आत्मविश्वास से भरी और खुश दिखती है, जो यह दर्शाती है कि नृत्य और उत्सव उनकी संस्कृति में महत्वपूर्ण थे। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 85 पर हम एक महिला को इसी तरह की चूड़ियां पहने हुए देख सकते हैं। उसकी बाहों में चूड़ियां वैसी ही हैं जैसे आज कुछ लोग पहनते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ परंपराएं लंबे समय से चली आ रही हैं। इससे पता चलता है कि कुछ शैलियां और रीति रिवाज हमें अतीत से जोड़ सकते हैं। प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। पृष्ठ 103 प्रश्न 1, इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के अनेक नाम क्यों हैं? इनके महत्व पर चर्चा कीजिए। उत्तर है, विभिन्न स्थानों और कालों में पाई जाने वाली विभिन्न सभ्यताएं और उनकी संस्कृतियां विविध हैं, इसलिए इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यताओं के कई नाम हैं। सभ्यताओं के कई नाम सिंधु, हड़प्पा, सिंधु सरस्वती, यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। महत्व, नंबर 1, नगर नियोजन। बड़े और छोटे घर, गोदाम आमतौर पर ईंटों से बने होते थे। नंबर 2, जल प्रबंधन। हड़प्पा के लोग जल प्रबंधन और सफाई को बहुत महत्व देते थे। उनके पास ईंटों से बने कुएं, मानव निर्मित जलाशय और नालियों का जाल था। नंबर 3, कृषि। वे अनाज, चावल, दालें, कपास, मसाले, विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फलों की खेती करते थे। नंबर 4, पालतू पशु। हड़प्पा वासी दूध और मांस के लिए पशुओं को पालते थे। सक्रिय व्यापार। हड़प्पा वासी भारत के अंदर और बाहर व्यापार करते थे। वे आभूषण, लकड़ी, कार्नेयन के मोती, हाथीदांत की कंघी, कपास, सोना निर्यात करते थे और तांबे को आयात करते थे। विविध शिल्प। हड़प्पा वासी मिट्टी, पत्थर और कांस्य की विभिन्न चीजें बनाते थे। पत्थर, खेल बोर्ड, बाट, मोहरें, उपकरण, कांस्य छेनी जैसे उपकरण, चीजें, दर्पण, नृत्य करती लड़की की मूर्तियां, मिट्टी, टेराकोटा का उपयोग मूर्तियां, निर्माण सामग्री, बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। प्रश्न 2, सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों का सार देते हुए संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए।
उत्तर, सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी प्रमुख उपलब्धियों उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सुनियोजित शहरों का विकास था। इन शहरों में चौड़ी सड़कें, ईंट के घर और परिष्कृत जल निकासी प्रणाली थी, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करती थी। इस सभ्यता के लोग व्यापार में भी कुशल थे, क्योंकि वे अन्य क्षेत्रों के साथ मोतियों, मिट्टी के बर्तनों और कपड़े जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। उन्होंने मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों से सुंदर कला का निर्माण किया, जो उनकी रचनात्मकता को दर्शाता है। हड़प्पा वासियों को जल प्रबंधन की गहरी समझ थी। वे नियमित जलापूर्ति सुनियोजित करने के लिए जलाशयों और कुओं का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो में एक प्रसिद्ध महास्नानागार था। इसे जल शोधन सामग्री से बनाया गया था। तालाब के चारों ओर छोटे छोटे कमरे थे, जिनमें से एक कुएं में था। वहां टैंकी के एक कोने में इसे समय समय पर खाली करने और ताजा पानी भरने के लिए एक नाली रखी थी। उनके पास तौल और माप की एक प्रणाली भी थी, जिससे व्यापार और वाणिज्य में मदद मिली। सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियां उनके उन्नत ज्ञान और कौशल के प्रतिबिंब को दर्शाती हैं, जो उन्हें इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए कि आपको हड़प्पा से कालीबंगा तक यात्रा करनी है। आपके पास विभिन्न विकल्प क्या हैं? क्या आप प्रत्येक विकल्प में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं? उत्तर है, यदि मुझे हड़प्पा से कालीबंगा तक यात्रा करनी हो तो मेरे पास कुछ विकल्प होंगे। प्राचीन शहर हड़प्पा रावी नदी के किनारे पंजाब में स्थित है, जबकि कालीबंगा शहर घग्गर नदी के बाएं या दक्षिण तट पर राजस्थान में स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी 175 किलोमीटर है। विभिन्न विकल्प हैं। नंबर 1 पैर से, नंबर 2 बैलगाड़ी से, 3 घोड़ा, नंबर 4 कार से, नंबर 5 बस से। अनुमान समय 5 से 6 दिन, 3 से 4 दिन, 6 से 7 दिन, 4 से 5 घंटे, 7 से 8 घंटे। प्रश्न 4, कल्पना कीजिए कि यदि हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को हम आज के भारत के सामान्य रसोई घर में ले जाते हैं, तो उन्हें सबसे पहले 4 या 5 आश्चर्य क्या लगेंगे? उत्तर, यदि किसी हड़प्पावासी पुरुष या महिला को भारत के किसी सामान्य रसोई घर में ले जाएंगे, तो वे संभवतः कई चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नंबर 1 इलेक्ट्रिक बिजली उपकरण। वे ओवन, सैंडविच मेकर, मिक्सर, जूसर, माइक्रोवेव और ब्लेंडर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उनके समय में खाना पकाने का काम खुली आग पर किया जाता था और उनके पास बिजली नहीं थी। नंबर 2 भोजन की विविधता। वे कई मसाले, सॉस, फल, सब्जियां और पैक किए हुए खाद्य पदार्थ देखेंगे। नंबर 3 खाना पकाने के तरीके। गैस स्टोव, सोलर इंडक्शन कुकर और इलेक्ट्रिक प्लेट का उपयोग आश्चर्यजनक होगा। वे मिट्टी के चूल्हे या खुली आग पर खाना पकाने के आदी होंगे। सफाई और स्वास्थ्य। आधुनिक रसोई को बहुत साफ और स्वास्थ्यकर बनाया जाता है, जिनमें बहुत पानी, उचित अपशिष्ट निपटान और एग्जॉस्ट पंखा होता है। सफाई का स्तर उनके समय की तुलना में आश्चर्यजनक हो सकता है। आगे है खाद्य भंडारण। भोजन को ताज़ा रखने के लिए उन्हें रेफ्रिजरेटर में संग्रहित करने की अवधारणा उनके लिए नई होगी। वे भोजन को संरक्षित करने के लिए उसे सुखाने या नमक लगाने पर निर्भर होंगे। नंबर 6 सामान्य रसोई उपकरण। विभिन्न सामग्रियों जैसे स्टेनलेस स्टील, कांच, प्लास्टिक, एल्युमिनियम और लोहे से बने होते हैं। हड़प्पा के समय में ये सामग्रियां उपलब्ध नहीं थीं। प्रश्न 5, इस अध्याय के सभी चित्रों पर दृष्टि डालते हैं। उन आभूषणों, हाव भावों, आभूषणों की सूची बनाइए जो अभी भी 21वीं सदी में परिचित प्रतीत होती है। उत्तर है, इस अध्याय में दिए गए चित्रों में कुछ आभूषण, हाव भाव और वस्तुएं जो आज भी परिचित लगती हैं, उनमें शामिल है। नंबर 1 चूड़ियाँ। भारत में विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में चूड़ियों का उपयोग आज भी बहुत लोकप्रिय है, जैसा कि हड़प्पा काल में था। नंबर 2 हार और झुमके। मोतियों और धातुओं से बने हुए हार और झुमके जैसे आभूषण प्राचीन और आधुनिक समय में देखे जा सकते हैं। नंबर 3 मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर बने डिजाइन आज हम जो पारंपरिक मिट्टी के बर्तन देखते हैं, कुछ शैलियों के समान है। नंबर 4 नृत्य करती आकृतियां। वे मूर्तियां जो नृत्य या गति का चित्रण हमें आधुनिक संस्कृति में नृत्य के महत्व की याद दिलाता है। नंबर 5 कृषि उपकरण। प्राचीन काल में खेती में प्रयुक्त औजार विकसित हो गए हैं, लेकिन आज भी वे कृषि में उसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। नंबर 6 धौलावीरा के जलाशयों की प्रणाली क्या सोच प्रतिबिंबित करती है?
उत्तर है धौलावीरा में जलाशयों की व्यवस्था थी। यह ऐसी जगह पर स्थित थे जहाँ कोई महत्वपूर्ण नदियाँ नहीं बहती थीं। जल ही जीवन है, उन्हें जलाशयों की आवश्यकता थी। उन्होंने कम से कम 6 बड़े जलाशय बनाए। वे पत्थरों से बनाए गए थे या चट्टानों को काट कर बनाए थे। उनमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों के माध्यम से जोड़ा गया था। शासक या सरकार ने काम पर रखे गए मजदूरों और अधिकारियों को भुगतान करने की व्यवस्था थी। विशेषज्ञ लोग थे, उनके पास जलाशय बनाने की तकनीक थी। मजदूरों को सही निर्देश देने के लिए कुछ पर्यवेक्षकों की भी जरूरत थी। जब समस्याएं होती थी तो समाधान भी होता था। मोहनजोदड़ो के ज्यादातर घरों में कम से कम एक निजी कुआं था। सार्वजनिक कुएं भी थे। पानी का मुख्य स्रोत कुएं थे। कुएं के रख रखाव और संचालन का खर्च बहुत कम था। कुछ सालों के बाद कुओं का फिर से निर्माण किया गया। कुओं को बनाने का मुख्य खर्च ईंटों और मजदूरी का था। किसी तरह सरकार सार्वजनिक कुओं का रख रखाव और पुनर्निर्माण करती थी। प्रश्न 7, मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई है। ऐसे लगता है कि उनका नियमित रूप से रख रखाव किया जाता रहा और अनेक शताब्दियों तक उनका उपयोग किया जाता रहा। निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। उत्तर है मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुओं की उपस्थिति से पता चलता है कि लोगों को पानी का मुख्य स्रोत कुएं थे। मोहनजोदड़ो के ज्यादातर घरों में कम से कम एक कुआं जरूर था। उन्होंने कई शताब्दियों तक कुओं का रख रखाव और पुनर्निर्माण किया। वहाँ सार्वजनिक कुएं भी थे। इन कुओं के नियमित रख रखाव से पता चलता है कि हड़प्पा वासी स्वच्छता और स्वास्थ्य को महत्व देते थे, क्योंकि उन्हें पीने, खाना पकाने और नहाने के लिए ताजे पानी की आवश्यकता होती थी। इसका यह भी अर्थ है कि उनके पास एक सुव्यवस्थित समुदाय था जो अपनी जल आपूर्ति को स्वच्छ और सुलभ बनाने के लिए मिलकर काम करता था। यह तथ्य कि इन कुओं का उपयोग कई शताब्दियों तक किया गया, यह दर्शाता है कि शहर टिकाऊ था और लोगों की जीवन शैली स्थिर थी। यह उनके उन्नत इंजीनियरिंग कौशल और समय के साथ अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। प्रश्न 8, सामान्यतः यह कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। इस कथन के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या आप इससे सहमत हैं? वर्तमान भारत के महानगरों के नागरिकों के साथ इसकी तुलना कीजिए। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता सदियों तक अस्तित्व में रही। सरकार के पास सार्वजनिक उपयोगिता के रख रखाव और निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि थी। वे कृषि, पशुपालन, स्वच्छता, व्यापार और संस्कृति तथा नगर नियोजन में विशेषज्ञ थे। हड़प्पा वासियों के पास तकनीकी कौशल था और वे अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों में उच्च नागरिक भावना थी। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। भारत के बड़े शहरों में नागरिक दूसरे कानून का सम्मान करते हैं, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें, नुकसान न पहुंचाएं और उन पर कब्जा न करें, संविधान के अधिकार और कर्तव्यों का पालन करें। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनें। प्रश्न 1, किसी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? ए, खानाबदोश जीवन शैली, बी, लिपि का अभाव, सी, उन्नत शहरी योजना, डी, व्यापार का अभाव। इसका सही उत्तर है सी, उन्नत शहरी नियोजन। प्रश्न 2, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को हड़प्पावासी क्यों कहा जाता है? ए, वे सरस्वती नदी के पास रहते थे। बी, हड़प्पा शहर एक वह शहर था जिसकी सबसे पहले खुदाई की गई थी। सी, हड़प्पा भाषा बोलते थे। डी, उन्होंने पहली लेखन प्रणाली का आविष्कार किया था। इसका सही उत्तर है बी, हड़प्पा शहर वह शहर था जिसकी सबसे पहले खुदाई की गई थी। प्रश्न 3, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? ए, विदेशी सेनाओं द्वारा आक्रमण, बी, व्यापार की कमी, सी, जलवायु परिवर्तन और सरस्वती नदी का सूखना, डी, अधिक जनसंख्या। इसका सही उत्तर है सी, जलवायु परिवर्तन और सरस्वती नदी का सूखना। प्रश्न 4, निर्माण की दृष्टि से हड़प्पा नगरों की एक सामान्य विशेषता क्या थी? ए, लकड़ी से बने, भी एक समान गुणवत्ता वाले ईंटों से बने, सी, विभिन्न गुणवत्ता वाले पत्थरों से बने, डी, पहाड़ियों पर बने। इसका सही उत्तर है एक समान गुणवत्ता वाली ईंटों से बने। प्रश्न 5, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ए, कृषि भंडारण, भी पूजा के लिए मंदिर, सी, आवास या घर, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 6, हड़प्पा वासी अपने औजारों और आभूषणों के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग करते थे? ए, लोहा, बी, चांदी, सी, कांस्य, डी, प्लेटिनम। इसका सही उत्तर है सी, कांस्य। प्रश्न 7, हड़प्पा स्थलों में कैमलियन के मोती की उपस्थिति उनके समाज के बारे में क्या बताती है?
ए उनके पास उन्नत व्यापार नेटवर्क था। बी उनके कलात्मक कौशल का अभाव था। सी वे धातुओं का उपयोग नहीं करते थे। डी वे अन्य क्षेत्रों में अलग थलग थे। इसका सही उत्तर है ए उनके पास उन्नत व्यापार नेटवर्क था। प्रश्न 8 किस प्रकार के साक्ष्य बताते हैं कि हड़प्पा वासी समुद्री व्यापार में लगे हुए थे। ए हवाई जहाज की खोज। बी बड़े गोदीबाड़े जैसे लोथल में। सी पनडुब्बियों की उपस्थिति। डी कागज की नावों का उपयोग। इसका सही उत्तर है बी बड़े गोदीबाड़े जैसे लोथल में। प्रश्न हड़प्पा वासी आमतौर पर कौन सी फसलें उगाते थे। ए मक्का और टमाटर। बी जौ और गेहूं। सी अनानास और आम। डी आलू और गाजर। इसका सही उत्तर है बी जौ और गेहूं। प्रश्न 10 हड़प्पा नगरों में घरों में अलग स्नान क्षेत्र क्यों होते थे। ए धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। बी जल प्रबंधन और सफाई के लिए। सी भोजन भंडारण के लिए। डी पशु रखने के लिए। इसका सही उत्तर है बी जल प्रबंधन और सफाई के लिए। प्रश्न 11 हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है। ए लगभग 4000 वर्ष पुरानी। बी लगभग 3000 वर्ष पुरानी। सी लगभग 4700 वर्ष पुरानी। डी लगभग 5500 वर्ष पुरानी। इसका सही उत्तर है सी लगभग 4700 वर्ष पुरानी। प्रश्न 12 पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा शहर की पहली खोज कब की गई थी। ए लगभग 80 वर्ष पहले। बी लगभग 150 वर्ष पहले। सी लगभग 50 वर्ष पहले। डी लगभग 100 वर्ष पहले। इसका सही उत्तर है डी लगभग 100 वर्ष पहले। प्रश्न 13 महास्नानघर किसका भाग है। ए मोहनजोदड़ो। बी लोथल। सी धोलावीरा। डी कालीबंगा। इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। प्रश्न 14 उस स्थान का नाम बताइए जहाँ सामान्यतः कुलीन लोग रहते थे। ए निचला शहर। बी ऊपरी शहर। सी मध्यम शहर। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी ऊपरी शहर। प्रश्न 15 कांस्य बनाने के लिए टिन को किसमें मिलाया जाता था। ए एल्युमिनियम। बी सोना। सी तांबा। डी चांदी। इसका सही उत्तर है सी तांबा। प्रश्न 16 लोथल शहर किस नदी की सहायक नदी के तट पर स्थित था। ए गंगा। बी यमुना। सी सरस्वती। डी साबरमती। इसका सही उत्तर है डी साबरमती। प्रश्न 17 हड़प्पा शहरों में घरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का सबसे अधिक उपयोग किया जाता था। ए पत्थर। बी लकड़ी। सी ईंट। डी मिट्टी। इसका सही उत्तर है सी ईंट। प्रश्न 18 हड़प्पा स्थलों पर बाट और माप की खोज से पता चलता है। ए व्यापार की कमी। बी व्यापार प्रथाओं में मानकीकरण। सी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग। डी व्यापार गतिविधियों का कोई सबूत नहीं। इसका सही उत्तर है बी व्यापार प्रथाओं में मानकीकरण। प्रश्न 19 सिंधु सरस्वती क्षेत्र में गांवों और कस्बों के विकास का एक प्राथमिक कारण क्या था। ए धातु विज्ञान में उन्नति। बी व्यापार और विनिमय में वृद्धि। सी सोने की खानों की खोज। डी कला और वास्तुकला का विकास। इसका सही उत्तर है बी व्यापार और विनिमय में वृद्धि। प्रश्न 20 निम्नलिखित स्थानों को उत्तर दक्षिण दिशा से व्यवस्थित करें। 1 लोथल। 2 मोहनजोदड़ो। 3 हड़प्पा। 4 कालीबंगा। इसका सही उत्तर है डी। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 6 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 भारत की सांस्कृतिक जड़ें पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।